नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। बरसात का मौसम है, कहीं बाढ़ से हाहाकार है तो कहीं सड़कें लबालब हैं। दिल्ली में इन दिनों कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और इसी जलजमाव में कभी कभी लोहे के गेट और दीवारों पर करंट उतर जाता है। एक दिन पहले राजधानी के पटेल नगर इलाके में ऐसा ही हुआ। वहां एक जलमग्न सड़क को पार करते हुए एक युवक करंट की चपेट में आ गया। नीलेश नाम के इस युवा ने जैसे ही लोहे का गेट पकड़ा तो करंट ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। दिल्ली में इस तरह करंट से जान गंवाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 2 साल में कई मामले ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं। सवाल बहुत सारे उठते हैं कि लापरवाही हो रही है तो जिम्मेदार कौन है? क्यों गलियों के खंभों पर झूलते तार हादसों की वजह बन रहे हैं? और अगर मानसून से पहले नदी नालों की सफाई का जिक्र होता है तो फिर खंभों पर झूलते तार और उनसे उतरते करंट की चर्चा क्यों नहीं होती? और अब वक्त आ गया है कि इस समस्या पर गंभीरता से गौर किया जाए। इसीलिए आज हम अपने तमाम खास मेहमानों से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली की इस तस्वीर ने हर किसी को सन्न कर दिया। 26 साल का जो नौजवान तमाम सपने लेकर कुछ साल पहले दिल्ली के पटेल नगर आया था, सिस्टम की लापरवाही ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। बारिश के बीच लाइब्रेरी जाते वक्त नीलेश राय ने जैसे ही इस गेट को छुआ, इस गेट में उतरे करंट ने उसकी जान ले ली। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के पटेल नगर इलाके में, जहां पर हम मौजूद हैं ठीक इसी जगह पर एक दर्दनाक हादसे में 26 साल के एक लड़के की सोमवार दोपहर तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच यहीं पर गेट में करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की दोपहर भी ठीक इसी तरीके से हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर पानी जमा हो गया था। जहां पर आप अभी भी हल्का हल्का पानी देख रहे हैं, इससे ज्यादा पानी यहाँ पर जमा हो गया था। नीलेश राय जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अभी प्री एग्जाम उसने पास भी कर लिया था, मेंस की तैयारी में था, वो लड़का यहाँ पर पहुंचता है और इस रास्ते से वो अंदर जाता है। अंदर उसे लाइब्रेरी में जाना होता था क्योंकि रोज का उसका ये रास्ता था। अंदर जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, आप सामने देखिए गड्ढा है, उससे बचने के लिए उसने लोहे के इस गेट को पकड़ लिया और जैसे ही वो इस गेट को पकड़ा, वो जोर से चिल्लाया। आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन जब तक वो लोग मदद को आ पाते तब तक नीलेश की मौत हो चुकी थी। तुरंत मौके पे पीसीआर की कॉल की गई, एम्बुलेंस पहुंची, नीलेश को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नीलेश इसी रास्ते से रोज लाइब्रेरी आते जाते थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके उन्होंने नौकरी की और फिर नौकरी करते हुए यूपीएससी की तैयारी शुरू की। प्री क्वालिफाई करने के बाद इस बार उन्हें मेंस की परीक्षा देनी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि जिन रास्तों से उन्हें अपने करियर की मंजिल तक पहुंचना था, वो रास्ता उनके जिंदगी का आखिरी मुकाम साबित होगा। अब इस जगह को आप देखिए, पटेल नगर का ये इलाका है जहां पर करंट लगा। ये गेट है, इस गेट में कोई तार आके लगा। अब इस खंबे पे अगर आप नजर डालिए तो आपको देखिए कितने तार यहाँ पर नजर आएंगे। बहुत सारे तार हैं, बिजली के तार हैं, इंटरनेट कनेक्शन इसी से गया हुआ है, कई सारे केबल के तार भी इसी खंबे पे आके जुड़े हुए हैं। अब इनमें से कोई बिजली का एक तार था जो कटा हुआ था और इस लोहे के गेट से वो टच हो रहा था। नीलेश को पता नहीं था। नीलेश जैसे ही गेट को छुआ, उसकी मौत हो जाती है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। यहाँ पर फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई थी ताकि ये पता लग सके कि वो कौन सा तार था, किसकी लापरवाही थी, जिसकी वजह से 26 साल के नीलेश की मौत हो गई। जिस वक्त दिल्ली के पटेल नगर में यह हादसा हुआ, उस वक्त हल्की बारिश हो रही थी। नीलेश से आखिरी बार जिनकी मुलाकात हुई, उनका कहना है कि गेट छूते ही जब नीलेश को करंट लगा तो वो चीखे, लेकिन उनकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। लगने के बाद एकदम चीख आई उसकी। तो यहाँ कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं ही थी, यहाँ कोई भी नहीं था और वो बारिश हो रही थी और वो लड़का जा रहा था और मैं थी। तो मैं कह रही यहाँ आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा था। ये चीख हमने इधर देखा पहले, मैंने कोई किसकी चीख आई है, यहाँ किसकी चीख आई। फिर हमने ऐसे देखा उसको जाके, तो वो इस पर दोनों हाथ उस पर चुपके हुए थे। इसी गेट पे? इसी ये गेट इस तरफ था पहले। अच्छा, बाहर की तरफ था। तो उसने जाने की कोशिश करी उस तरफ,
उसने जाने की कोशिश करी कि हम पल्ली तरफ चले जाएंगे, वो गेट गया नहीं, वो गया तो था मगर वो उसी पे चिपका रहेगा। फिर हमारी रोना छूट गया, रे इसको बचाओ, इसे बचाओ, इसे बचाओ। यूपीएससी एस्पिरेंट नीलेश की मौत से उनका परिवार सदमे में है। उनकी दादी को अभी भी यकीन नहीं है कि उनका नाती अब इस दुनिया में नहीं है। परिवार का कहना है कि ये मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या है, जो सिस्टम की लापरवाही की वजह से हुई है। जब ये सूचना मिली है तो इसमें दोषी किसको मानती हैं, किसका दोष मानती हैं? बिजली विभाग का है, भाग का भी दोष है। अब तो बिजली विभाग तो देते हैं, लेकिन अब लड़का उसी समय से हमेशा आते जाते हैं। पानी में लाइन आ गए हो तो नहीं समझे, तार गिर गया उसी में। तो इस दुखद घटना के बाद परिवार का क्या स्थिति है, उनके माताजी पिताजी और आप? स्थिति पूछे के बाद परिवार की स्थिति पूछे के बाद कि का बात, सारा परिवार होशवा माई बाप का पूछे के बाद। जरा एक बेटा 30 साल का लड़का होके वो लड़का में लड़का, अब उनके बारे में क्या बताएंगे? क्या कैसा था वो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शादी में कह रहे थे कि अम्मा, सब लोग बोलते हैं हमके, अम्मा हमारे शादी में आप देखिएगा। क्या करे, अभी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी नहीं। तो बिजली विभाग को दोषी दिल्ली के बिजली विभाग को मानते हैं। इनकी लापरवाही से यह दुर्घटना में बदल गई। बिजली विभाग की लापरवाही है, इसमें दोषियों को बख्शा न जाए, हम लोगों की यही मांग है और जांच इसकी किया जाए। नीलेश अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी मौत के बाद ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। पहला सवाल ये है कि दिल्ली के पटेल नगर में जहां यह हादसा हुआ, वहां तारों के इस जाल का जिम्मेदार आखिर है कौन? सवाल ये कि बारिश के बीच बिजली के खुले तारों को यूं ही कैसे छोड़ दिया गया? सवाल ये भी है कि बारिश से पहले इस बात को सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया कि ये तार किसी बड़े हादसे की वजह न बने। ये घटना इसलिए भी शर्मनाक है क्योंकि ये मामला दिल्ली का है, जो देश की राजधानी है और जहां रहना तमाम लोगों का सपना होता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और गाजीपुर से विनय कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल गोयल साहब हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रेसिडेंट हैं ऊर्जा यूनाइटेड रीजन ज्वाइंट एक्शन के। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त राजीव काकरिया जी, कन्वीनर हैं सेवा सिटी के। हमारे साथ नवीन भटनागर जी एनडीआरएफ से मौजूद हैं और साथ ही साथ डॉक्टर हरीश त्रिपाठी, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं, टाउन प्लानर भी हैं। उनसे चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी राम किंकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी के पास लौटूं उससे पहले जरा मेरी सहयोगी मनीषा एक ऐसे ही इलाके में पहुंची जहां पर तारों का जाल नहीं बल्कि तारों का जंजाल बिछा हुआ है। वहां किस तरह की स्थिति है, एक बार वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। बारिश के मौसम में जलभराव की समस्या बेहद ही आम है और इन्हीं जलभराव के बीच लोग सड़क किनारे या सड़क पर जितने भी लोग होते हैं वो वही रास्तों का सहारा लेके उन रास्तों के बीच से निकलते हैं, उन जलभराव के बीच में से निकलते हैं। और इनके बीच में जो सबसे बड़ी एक समस्या जो आजकल के लोग सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं वो है खुली तारों की समस्या, जो सीधा सीधा मौत को दावत देती है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी मैं चांदनी चौक की नई सड़क पर मौजूद हूँ और ये तार जो आप मेरे इस वक्त सिर के ऊपर देख लिए, मेरी हाइट फिर भी थोड़ी छोटी, लेकिन अगर कोई मेरे से बड़ा है तो वो इस तार को आसानी से उसके सिर पे वो छुई जा सकती है। तो इस तरीके का हाल यहाँ नहीं, पूरी इस गली में हर एक जगह पे दिल्ली के इस कॉम्पैक्ट एरियाज में आपको इस तरीके का हाल दिखेगा। और ये सबसे ज्यादा समस्या है खुली तारों का, जिससे और आज भी एक ऐसी ही घटना दिल्ली के पटेल नगर में नजर आई जहाँ पे खुली तार के करंट लगने की वजह से एक छात्र की मौत हो गई। और लोग सहारा ही उसमें लेते हैं कि आसपास की कोई ऐसी चीज जिसको हम पकड़ के रोड जो है वो क्रॉस कर सके, रास्ता पार कर सके, लेकिन सीधा सीधा जो दावत है वो मौत को जाती है। हमारे साथ मार्केट के कुछ व्यापारी मौजूद है जिस पर हम इससे बात करेंगे। सर, बेहद आम है इस तरीके का माहौल जो है हम कब से देखते हुए आ रहे हैं, खुली तार और खुली तार से सीधा मौत को बुलावट। दिल्ली के अंदर खासकर चांदनी चौक जो पुराना शहर है इसके अंदर जिस प्रकार से खुली तारें हैं और लोगों को करंट लगने का किसी समय भी खतरा रहता है। जैसे बारिश होती है दिल्ली की सड़कों पे पानी भर जाता है, जो व्यापारी आता है या हम दुकानदार आदमी बाहर निकलते हैं तो पानी इतना भरा होता है पता नहीं रहता नीचे गड्ढा है या सीवर खुला हुआ है। अपने को बचाते हुए चलते हैं, कई बार झटका लगता है तो आदमी गिरते गिरते बचता है तो किसी न किसी खंबे के ऊपर हाथ रखता है। जैसे ही खंबे पे हाथ रखते हैं तो उसको करंट लगता है और वो झटका मार के दूर गिर जाता है और कई बार ऐसा हादसा हो जाता है कि आदमी की जान भी चली जाती है। जैसे अभी पटेल नगर के ऊपर एक युवा लड़के की
डेथ हो गई, इससे पहले 2 बच्चों की डेथ हुई दिल्ली के अंदर। आए दिन दिल्ली के अंदर कोई ना कोई इस प्रकार की घटनाएं रहती हैं जिससे लोगों की जान का भी खतरा रहता है। थोड़े दिन पहले यहाँ पर मारवाड़ी स्कूल के पास आगजनी हुई तारों की वजह से, स्पार्किंग की वजह से कम से कम 200-250 दुकानें जलकर राख हो गई। व्यापारियों का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि उसके पीछे जो 5000 परिवार थे आज वो भूखे बिलख रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। जो कर्मचारी हैं उनके घरों के अंदर चूल्हे जलने बंद हो गए हैं। इस कारण दिल्ली के अंदर बेहाल हुआ पड़ा है। लोग बारिश के अंदर भी खतरे में रहते हैं। की सबसे बड़ी समस्या बारिश है, क्योंकि आपको यही नहीं पता रहता, लोग सहारा जो ढूंढ रहे होते हैं वो सहारा नहीं, मौत को दावत देना होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो समस्या मैं देख रही हूँ, जिस तरीके से ये खंबे में जितने भी ट्रांसफार्मर भी जैसे यहाँ पे वो खुले में, तो ज्यादा दिक्कत यहाँ पे केबल तारों की है या बिजली के खंभों की तारों की समस्या है? मैम, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वायर्स की बहुत प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ अनऑथराइज्ड केबल ऑपरेटर्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, एयरटेल का आप इंटरनेट की वायर्स भी हैं जो बहुत बेतरतीब, किसी का अगर कनेक्शन कट गया है तो उसको तार हटती नहीं है, वो तारें वैसी इंटैक्ट लगी रहती हैं। तो कई बार अथॉरिटीज़ को बोल चुके हैं कि ये तारें हटनी चाहिए, पर वो तारें नहीं हटाते। उसकी वजह से आप ये देखें पूरा जंजाल बनता चला जा रहा है तारों का, जो यूज में भी नहीं है वो तारें भी। अब कोई तार अगर कहीं से कट गई तो वही उसको करंट में पास हो सकता है, वही किसी की जान ले सकती है। और इसके लिए कई बार अथॉरिटीज को बोला है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है हम लोगों की। दूसरा, जितना यहाँ पे ट्रैफिक का और जो अनऑथराइज्ड पार्किंग की प्रॉब्लम भी बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से भी आने वाली कोई भी इमरजेंसी व्हीकल आता है वो अड़ जाता है, घंटों उसको निकलने में लग जाते हैं, तब तक काफी बड़ा नुकसान हो चुका होता है दुकानदारों। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हाल सिर्फ पटेल नगर का ऐसा नहीं है, बल्कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तस्वीरें आपको ऐसी ही नजर आएंगी। चलेंगे सीधा, रामकिंकर मेरे सहयोगी मौजूद हैं उसी इलाके में, पटेल नगर में, जहां पर यह हादसा हुआ है। ये एक जगह है रामकिंकर, लेकिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो ऐसे बहुत सारे मामले हर साल सामने आते हैं, और अगर देखा जाए तो एक दिन में कम से कम 45 लोग करंट की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। बिल्कुल नवजोत, तो सबसे खास बात यही है कि पटेल नगर एक महज उदाहरण हो सकता है, और अभी मानसून आया हुआ है तो अभी बारिश का सीजन और होगा। तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह से दिल्ली में इस वक्त हालात हैं, अमूमन नीलेश राज जैसे 1-2 वाक्य आने वाले वक्त में देखे जा सकते हैं, क्योंकि इस तरह का कोई, अगर आप देखेंगे कि हटाने को लेकर के ऐसा कुछ सिस्टम नजर नहीं आया। मुझे तो लगता है कि ये सिविल एस्पिरेंट जो कि आता व्यवस्था को सुधारता और जैसा प्री एग्जाम उसने पास किया था, उससे पहले ही वह सिस्टम के तारों के मकर जाल में उलझ गया और उसकी जान चली गई। दूसरा, क्योंकि अतुल गोयल साहब खुद स्टूडियो में मौजूद है, मुझे लगता है वो खास तौर पर और बता पाएंगे। सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी जब हटा रहा है नीलेश राय की बॉडी को, तो वो डंडे का इस्तेमाल कर रहा है और नीलेश राय ने लोहे के गेट को पकड़ रखा। तो सवाल यही है कि क्या करंट जो आया वो लोहे के गेट से आया, और अगर लोहे के गेट में वो करंट था तो क्या वो बिजली के खंभे से आया, और बिजली के खंभे में करंट क्या केबल की तार से या इंटरनेट की तार से आया? अब सवाल यही है, और जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसी यही हो जाती है। और सबसे बड़ी बात जो इस पूरे मामले में अभी इग्नोर चल रही है। जी राम, एक चीज और बताइए, क्योंकि सवाल यहां पर यह भी है कि जब हम बात करते हैं, स्पेशली जब हम इस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं, मॉनसून आने से पहले हर डिपार्टमेंट, हर एजेंसी अपनी तरफ से तैयारियां करती है, हर कोई तैयार रहता है। क्या बिजली विभाग की भी कोई जिम्मेदारी होती है या नहीं होती? क्योंकि अगर दिल्ली देखें या फिर ऐसे बहुत सारे शहर होंगे, आपने कहा कि ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन हादसा बहुत बड़ा है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पर जल जमाव जैसी समस्याएं होती हैं, और दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, नोएडा है, गाजियाबाद है, वहां भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। क्या बिजली विभाग की कोई जिम्मेदारी इसको लेकर होती है कि वो भी इस बात को सुनिश्चित करे कि कहीं कोई तार खुला नहीं हो, या फिर इसको रिपेयर करने की जरूरत है तो रिपेयर किया जाए? बिल्कुल, अगर दिल्ली की खासतौर पर बात करूं तो यहाँ पर एनडीएमसी, एमसीडी, डीडीए और साथ ही साथ बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी इससे पहले मानसून की तैयारियां करते हैं। बाकायदा मानसून का एक्शन प्लान बनता है सरकार की तरफ से, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि जब केबल माफिया का, इंटरनेट का पूरा जाल फैला हुआ हो तो उसको तोड़ने का काम कौन करेगा? क्या जब ये तार फैलाए जा रहे थे तब बिजली विभाग को नहीं पता था, और क्या यह जो है एमसीडी को नहीं पता था? दूसरा, एक जो पॉइंट जिस पर मैं पुराना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो गेट है एक कम्युनिटी गेट है। कुछ सालों पहले हाईकोर्ट ने बाबत आदेश दिया था, जो गेट है वह
राम मैं लौटती हूँ आपके पास, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। आप नेटवर्क एरिया में आ जाइए, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। रहिएगा हमारे साथ। अतुल गोयल साहब, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हुए बताइए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि मामले तमाम इस तरह के आते हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है। यूपीएससी का एस्पिरेंट, देखिए, लापरवाही की वजह से उसकी जान गई है। जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि भले ही ऐसे तमाम मामले जो है वो आईपीसी की धारा के तहत आते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कौन तय करेगा, किसकी बनती है? अतुल जी। देखिए, जिम्मेदारी तय करने के लिए बड़ा कुछ है। हम किसी भी विभाग को बोल सकते हैं, बट सबसे पहले सिस्टम हमारा इन प्लेस नहीं है। जो दिल्ली के अंदर जो फेलियर ऑफ गवर्नेंस जो हमें सब जगह पे दिखाई दे रहा है। अब अगर पानी खड़ा हो रहा है तो मैं जल बोर्ड की जिम्मेदारी बोलूंगा, अगर ड्रेनेज क्लियर नहीं है तो जल बोर्ड की जिम्मेदारी है, जिसकी वजह से आपको जंगला पकड़ना पड़ गया। तार नंगी है तो बिजली विभाग की जिम्मेदारी बन जाती है। अब केबल ऑपरेटर्स की वहां पर अगर किसने अलाउ किया है खंबे के ऊपर लगाने के लिए, वो बिजली विभाग ने अलाउ किया हुआ है। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी है और जहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी भी एजेंसी की, किसी भी ऑफिशियल की और किसी भी सरकार की, सब लोग एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। समस्या यही है, हम बार बार इस बात को उठाते हैं कि अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए सिस्टम के अंदर। और सब सिस्टम, अभी राम किनकर जी बोल रहे थे, सब कुछ इन प्लेस है, कागजों के अंदर सब कुछ आपको दिखाई देगा। बट हम बार बार बोल रहे हैं, जब तक हम डिसेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम को इन प्लेस नहीं करेंगे, जिसके अंदर की पब्लिक के नुमाइंदे, कम्युनिटी लीडर्स लोकल लेवल पे हमारे साथ, विभागों के साथ खड़े हों, जो पिन पॉइंट करें और अकाउंटेबल बनाए सिस्टम को, चुस्त दुरुस्त करें, तब तक ये चीजें दिल्ली जैसे शहर में तो नहीं सुधर सकती। ऐसा मेरा मानना है। हमारी मीटिंग्स के अंदर, हमारी जगह जगह पे जो भी हम लोग बोलते हैं, जो इस समय दिल्ली का हाल है उसको सुधारने के लिए जब तक ये सिस्टम को इन प्लेस नहीं करेंगे, हम सुधार की तरफ नहीं ले जा सकते। डॉक्टर हरीश त्रिपाठी, आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। देखिए, सिस्टम की खराबी है, भले ही इसमें धाराएं तमाम तय की गई हों, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसी की नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी एक डिपार्टमेंट को ब्लेम करेंगे, वो दूसरे को ब्लेम करेगा, दूसरे को करेंगे, वो तीसरे को करेगा। लेकिन इसमें फंसता कौन है? आम इंसान। जान किसकी जाती है? आम आदमी की जाती है। अब बहुत अच्छी बात यहां पर अतुल जी ने की है। सर, ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे शहर हैं, आप देखिए काशी ऐसा शहर है जहां पर संखड़ी गलियां हुआ करती थी, लेकिन किस तरीके से वहां पर प्लानिंग की गई, किस तरीके से तारों के जाल को ढक दिया गया, छुपा दिया गया, अलग कर दिया गया। क्या दिल्ली में, देश की राजधानी में, चीज पॉसिबल नहीं है? आप पटेल नगर की तस्वीर देख लीजिए, आप करोलबाग के दूसरे इलाकों में चले जाइए, चांदनी चौक का तो हाल वैसे ही बहुत ज्यादा बुरा है। देखिए, इन सब चीजों में क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव, जब तक हम पूरी प्रॉब्लम को टुकड़े टुकड़े में देखेंगे तो वो प्रॉब्लम जो है हम हैंडल कर नहीं सकते हैं। अब ये कहना कि जल विभाग की समस्या है या बिजली विभाग की है या उनकी है, क्या है, ये समस्या कुल मिलाकर के सरकार की बनती है, इस सेंस में कि जब तक इलाकों का कॉम्प्रिहेंसिव रीडेवलपमेंट नहीं होगा, हम चाहे नए नए स्मार्ट सिटी और ढेर सारी चीजें करते रहें, लेकिन जब तक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हर नए पुराने इलाकों का डेवलपमेंट नहीं होएगा, रीडेवलपमेंट नहीं होएगा, तब तक ये सब सारी समस्याएं बनी रहेंगी। अभी मैं कल चिराग दिल्ली में गया था, ऐसे ही सेम सारा कुछ सिस्टम ऐसे ही है। कहीं भी आप दिल्ली के अंदर चले जाइए, मैक्सिमम इलाकों में जो इस तरीके के ऑर्गेनिक डेवलपमेंट वाले इलाके हैं, वहां सब जगह यही स्थिति है। और ये दिल्ली ही नहीं है, ये पूरे इंडिया भर में है। हम गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च करती है और स्मार्ट सिटी सारा इतना टाइम से मूवमेंट चल रहा है, लेकिन उसका कोई भी फायदा, मैक्सिमम लोग इन सब इलाकों में रह रहे हैं और इन सब योजनाओं का कोई भी फायदा इन लोगों को नहीं मिल रहा। राजीव जी, एक बार इंक्लूड आपको करना चाहूंगी। देखिए, जिस जगह पर ये एक सोसाइटी का गेट था जहां पर करंट था और वहां पर एक महिला है, वो उसको वॉर्न भी कर रहे हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले हुआ नहीं होगा, पहले हो सकता है कि वहां पर इस तरह का करंट आ रहा हो। और ये एक जगह नहीं, ऐसी बहुत सारी जगह होंगी। क्या कंप्लेंट्स नहीं जाती हैं आरडब्ल्यू की तरफ से? क्या कभी रेजिडेंट्स इस बात को लेकर कंप्लेंट नहीं करते, या फिर करते हैं और सुनी नहीं जाती है? देखिए, ये कंप्लेंट्स आए दिन हमारे आरडब्ल्यू के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, तो इतनी तारों का जंजाल है, कोई तार नीचे गिरी होती है तो कोई ना कोई रेजिडेंट बोल देता है, जी आप पता करिए ये वाली एक तार लूज पड़ी है। और हम अपना चौकीदार या कोई अपना मैनेजिंग कमेटी का रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो जाके देखता है, पहचान नहीं आता है कि ये बिजली का तार है कि केबल का तार है। आए दिन टूटे रहते हैं,
कोई ना कोई है, पूरा जंजाल है। ये आपने पटेल नगर या चांदनी चौक नहीं, ग्रेटर कैलाश आ जाइए, वसंत विहार चलिए, कहीं पे भी चलिए, सब जगह यही हाल है। और हर जगह पे आके, क्योंकि आज तक किसी को अकाउंटेबल नहीं होल्ड किया गया है। केबल वाले बिजली वालों पे डाल देंगे, बिजली वाले केबल पे डाल देंगे, हम नहीं कर रहे हैं। परमिशन तो कहीं ना कहीं से मिल ही रही है। और RWA आप कहते हैं कि कंप्लेंट नहीं, कितनी कंप्लेंट दिखाएं हम आपको? फोन पे कंप्लेंट जाती हैं, सब कुछ आता है, वो आके सॉर्ट आउट कर जाते हैं। प्रॉब्लम उस वक्त से चले गई, बट क्या वो परमानेंट सोल्यूशन था? नहीं। परमानेंट सोल्यूशन है कि ये सारी तारें जानी चाहिए, ये कोई भी खंबे जो हैं उसके ऊपर बिजली के, और वैसे भी बिजली के खंबे ओवरहेड तारें तो होनी नहीं चाहिए। जब 2004 में प्राइवेटाइजेशन हुआ, सबसे पहले था कि बिजली लटकती तारों से निजात मिल जाएगी दिल्ली को। आज तक क्यों ओवरहेड तारें बिजली की चल रही हैं खंभों के ऊपर? अब अंडरग्राउंड चले जाना चाहिए था। तो प्रॉब्लम बहुत है। आज की तारीख में हम एक अर्बनाइज्ड स्लम या जंगल में रह रहे हैं, कोई लॉ नहीं है, कोई फॉलो नहीं करता है, रेजिडेंट्स बोलते रहते हैं बहुत अच्छा हो गया। अब क्या है कि रेजिडेंट का भी गुस्सा ना RWA पे निकल जाता है, काउंसलर तक या MLA तक वो गुस्सा नहीं पहुंच पाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो बहुत दूर की चीज है। हम लोगों ने, अभी आपको एक बात बता दूं, जब पिछले म्युनिसिपल इलेक्शन हुए थे अभी साल पहले, 1.5 साल पहले, हम लोगों ने सेवर सिटी की तरफ से एक सिटीजन चार्टर ले किया था। उसमें हमने कहा था म्युनिसिपल लायबिलिटी लॉ एनैक्ट कीजिए, ताकि हम लोग अकाउंटेबिलिटी से एड्रेस कर सके। आज किसको डर है? आज फेसलेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो बोल देगा जेई बोल देगा एई बोल देगा ऊपर, और ऊपर कमिश्नर। आप एक C ग्रेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के पास ट्रेनिंग के लिए भेज दीजिए, या MCD कमिश्नर्स एंड MCD एम्प्लॉइज को, वो आपको एक रोस्टर बना के दे देगा कि आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि लास्ट उस बिजली की तार को कौन हाथ लगाया था। Why don't they have such systems in place? वो जाते हैं, एक अपना वो आता है, एक सीढ़ी लेके आता है, एक रस्सी लटकाई होती है कंधे पे, हाँ, ऊपर चढ़ता है, टेप तक नहीं होती है। जितनी भी तारें अगर टूट जाए तो जोड़ देते हैं, तो उसको टेपिंग तक नहीं होती है। एक खंबे के अंदर अगर उन्होंने खोल, जाहिर सी बात है, तो ऐसे में तैयारी उनकी क्या होगी? सर लौटती हूँ आपके पास एक बार। नवीन भटनागर जी NDRF से हमारे साथ मौजूद है, इंक्लूड कर लेती हूँ। नवीन जी, तैयारियां हर डिपार्टमेंट करता है, क्यों नहीं बिजली विभाग की तैयारियां होती इसको लेकर? और देखिए आंकड़े जो हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आए साल मामले बढ़ते जा रहे हैं इससे। बिल्कुल, देखिए ये जनवरी से ही ये सर्वे का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि तो सबको पता है कि बारिश आने वाली है और इसमें इस टाइप के हादसे होंगे, बाढ़ भी आएगी, गड्ढे भी ओवरफ्लो करेंगे और करंट भी ओवरफ्लो करेगा। ये हर एक को पता होता है और उसके लिए पहले से ही तैयारी की जाती है। लेकिन जब ये नहीं करते हैं तो इस प्रकार के हादसे होते हैं। अब ये देखिए, जो खंबे हैं बिजली के, इन पे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगे हैं। लोग क्या करते हैं, इसके अंदर 2-2, 3-3 कनेक्शंस डाल देते हैं और वहां से जो गर्म होके तो वायर निकल के एक आध नीचे गिर जाती है। और जब नीचे पानी भरा हुआ है तो ऐसा ही कोई वायर नीचे गिरा है और वो जो है लाइव वायर था और वो करंट उसने उसका जो खोलने का दरवाजा खोलने का है उसके ऊपर टच हुआ है और इस प्रकार से वो बच्चे की जान चली गई। तो कहने का मतलब है, और नीचे पानी है, देखिए, तो ये डेंजरस है। जबकि इसके ऊपर कई आदेश हैं और कई इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है और इसके ऊपर जो है आपको पहले ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, जनवरी फरवरी में ही, लेकिन नहीं किया। अच्छा, सबसे बड़ी बात, जितने खंबे हैं इनके लिए आदेश है कि आपने जो है ना इनका अर्थिंग करना है। जो कहीं भी आप दिल्ली में चेक करा लीजिए, कुछ को छोड़ के 5-10 % को छोड़ के बाकी सब की अर्थिंग नहीं है। जब अर्थिंग नहीं होगी तो ये सारी करंट आपको लगेगी। और इसके लिए आप दोष दें इसको उसको। अब पब्लिक को देखिए, बिल्कुल जान की परवाह नहीं है। पब्लिक अपना कैसे भी करके कनेक्शन लेती है, इलीगल कनेक्शन भी लेती है और जबरदस्ती भी कनेक्शन करती है। तीसरा पॉइंट खास है कि जब ये आपका कनेक्शन काटा जाता है, जो लोग बिल नहीं भरते हैं, तो बिजली वाले क्या करते हैं, एक वायर छोड़ देते हैं, लाइव पूरा उसको इंसुलेटेड नहीं करते। उनको लगता है ये जाके आज पैसा भर आएंगे, हम इसका कनेक्शन फिर लगा देंगे। तो जनरली वो अवॉइड करते 1-2 दिन। तो जिसका नतीजा है कि ये इतना सीरियस एक्शन हुआ, इतना सीरियस ये इंसिडेंस हुआ
इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। ये किसने किया? लेकिन सर वही बात आती ना नवीन जी, हम इसी पर हम सवाल तो यही कर रहे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, इसको लेकर कानून भी बने हुए, लेकिन किसी की जिम्मेदारी तो कम से कम तय हो। क्या राम किंकर हमारे साथ हैं? राम किंकर, मेरी आवाज आप तक आ रही है? राम किंकर हमारे साथ नहीं। अतुल जी, देखिए वही बात आती है कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अब बड़ी अच्छी बात भटनागर जी ने बताई है कि जनवरी में अगर इनका डिपार्टमेंट, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का डिपार्टमेंट और तमाम सिविक एजेंसियां अपनी तैयारियों को पुख्ता करने लग जाती हैं, तो क्यों नहीं बिजली विभाग पहली बात तो अपनी तैयारी करता है। और दूसरी बात, जिस तरीके से हमारे तमाम पैनलिस्ट ने चर्चा की है, सर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझने को ही तैयार नहीं कि उनकी कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं। सर आपने बिल्कुल सही बात बोली है, और तैयारी पेपर के ऊपर सब हर एक एजेंसी की आपको इनिशिएट हो जाएंगी। एक बिजली विभाग का सेफ्टी ऑडिट होता है, एनुअल सेफ्टी ऑडिट होता है, जो इनको कंपल्सरीली करना होता है कि कोई नंगी तार तो नहीं है, खंबे की कंडीशन कैसी है, खंबा कोई टूटा हुआ तो नहीं है, कोई तार लटकी हुई तो नहीं है, स्ट्रीट लाइट की कोई केबल का बॉक्स जो है उसका कोई ढक्कन टूटा हुआ तो नहीं है, कोई उसके ऊपर टेप नहीं लगा हुआ, तो जिसको हम ट्रांसफॉर्मर्स की कंडीशन कैसी है। तो ये जो सेफ्टी ऑडिट है वो सबका सब एक शैम है। आई से कि रियलिटी में वो कोई सेफ्टी ऑडिट नहीं होता है, बट पेपर के अंदर सब कुछ चला जाता है कि हो गया है। और ये एक वजह है जिसकी वजह से मैं बार बार बोल रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी तभी एस्टेब्लिश होगी जब लोकल कम्युनिटी के लीडर्स जो हैं उनकी प्रेजेंस के अंदर ये सब एक्टिविटीज करें। अगर वहां पे एक टीम फॉर्मेशन आप कर दें, वार्ड लेवल पे कर दें, असेंबली लेवल पे कर दें, कॉलोनी लेवल पे कर दें। सर देखिए, आपने कहा कि लोकल लेवल की आपने बात की, राजीव जी इसका जवाब शायद आप, अगर खड़ा है अतुल जी, और वो सेफ्टी के अगर वो चेक कर रहे हैं और थर्ड पर्सन कोई खड़ा है, तो डेफिनेटली ये कंट्रोल में आएगा। रियलिटी में उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। इसका जवाब राजीव जी मैं आपसे जानूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वहां पर अगर लोकल की बात हो रही तो फिर आरडब्ल्यू की बढ़ जाती है। चर्चा आज हम कर रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के पटेल नगर में करंट लगने की वजह से एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जान चली गई। खुले तारों का जिम्मेदार कौन है, और ऐसे में जब रिपेयर की बात आती है तो क्यों नहीं तैयारियां बिजली विभाग की तरफ से पहले से कर ली जाती है। अतुल जी ने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया है यहां पर कि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जब भी बिजली कर्मचारी वहां पर आए तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। राजीव जी इस पर क्या कहेंगे आप? सर आपका ऑडियो म्यूट है। आई थिंक आपके एंड से है, मेरे यहाँ जी जी सुन पा रहे हैं सर आपको। या तो मैं जो बोल रहा था कि लोकल एंड पे, जैसे हमने आपको बताया था, आपने पहले वक्त में मैंने बोला था कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे इमीडिएटली कभी कोई टूटी तार नजर आती है, कोई आती है, तो इमीडिएटली व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म हो जाता है, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो हमेशा देख रहे होते हैं। उतना ही क्विक रिस्पॉन्स क्या महकमे से आता है? कई बार होता है, अरे पहले आप ये बता दीजिए या केबल की तार तो नहीं टूटी हुई है। अब जैसे हमने बताया कि हमें नहीं पहचान है कि केबल की तार क्या होती है या बिजली की तार कौन सी, लाइव वायर कौन सी होती है, हमें मालूम ही नहीं है। हमारे को, हम ये बात कर रहे हैं कि पहली बार ये तारें होंगी क्यों, और फिर लोकल आरडब्ल्यूएस के ऊपर सभी कुछ आ जाएगा। हम लोग तो वैसे ही कर रहे हैं, सारी खामियां हम जो गवर्नेंस की हैं वो हम लोग आरडब्ल्यूएस पूरी कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आरडब्ल्यूएस खुद तो अपना आप ठीक नहीं कर सकते ना। हमने डिटेक्ट कर लिया फॉल्ट के बाद, कितनी जल्दी वो रेक्टिफाई कर दिया जाएगा उसकी बात है। अब आपको मैं बताता हूँ, पीछे ही पिछले महीने हमारे पास एक लूज वायर पड़ी थी, 2 दिन लग गए हमारे को फोन करा, हाँ जी आ रहे हैं, कोई आता नहीं, बिकॉज इन्होंने सबको ट्रैक किया हुआ है। एक फोन नंबर दे दिया, वो वाला फोन जब उसका लकी हो गए तो आप उसके बाद पहुंच गए, सर ये कर दिया, वो आगे नहीं आए, कुछ नहीं है। अतुल जी देखिए गलत बात नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत मामले पहले भी सामने आए हैं कि कंप्लेंट होती है तो आपको एक कंप्लेंट नंबर दे दिया जाता है कि ये हमारे पास रजिस्टर हो गई है, लेकिन उसको सॉल्व कब करना है, कैसे करना है भी या नहीं करना है, या सिर्फ उसको कागजों पर नोट करना है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ये देखिए ये जिम्मेदारी होती है जिससे कहीं ना कहीं बचते हैं अधिकारी और कर्मचारी। मैंने इसीलिए आपको ये बात बोली कि अगर एक टीम फॉर्मेशन कर दी जाए ग्राउंड लेवल पे, जिसके अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज के नोडल ऑफिसर्स हैं, जैसे बिजली विभाग है, ड्रेनेज है, जल बोर्ड का कोई नोडल ऑफिसर है, या कोई और एजेंसी जो जैसे पोर्ट होल्स का है, कोई वर्क्स डिपार्टमेंट का एक नोडल ऑफिसर है, और लोकल आरडब्ल्यूए के रिप्रेजेंटेटिव्स उस टीम के सदस्य हों, और जब ये कार्रवाई कर रहे हों, एग्जीक्यूशन कर रहे हों, नोडल एजेंसी जो है
जब ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन कर रही है कि सपोज वो सेफ्टी ऑडिट के लिए तारों का चेक करने के लिए उनके मेंबर्स आ रहे हैं ग्राउंड पे, दे विल इन्फॉर्म द लोकल कम्युनिटी लीडर्स कि हम लोग विजिट कर रहे हैं आपके एरिया के अंदर, आप उनका रिप्रेजेंटेटिव साथ में लीजिए, ताकि वो अकाउंटेबिलिटी बने नोडल ऑफिशियल्स की, नोडल एजेंसीज की। क्योंकि होता क्या है कि पेपर के ऊपर तो उन्होंने दिखा दिया कि हमने कर दिया, जैसे अभी ड्रेनेज की सफाई तो नहीं हुई, पर दिल्ली सरकार ने और एमसीडी ने तो क्लेम कर लिया कि साहब 85% हमने उसका तो खैर नतीजा सर हम देख ही रहे हैं। आप पहली बारिश में ही आपने तस्वीरें देख ली थी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वहां पे हमारे जैसे काकड़िया जी हैं, अगर उनके एरिया में कोई अगर आदमी जा रहा है और वहां की आरडब्ल्यूए के टीम का मेंबर उन ड्रेनेज का जो स्टाफ आ रहा है उसके साथ में अगर खड़ा है, देन ही कैन डेफिनेटली पिन पॉइंट कि ये सफाई हुई है या नहीं हुई है। नहीं, लेकिन काकड़िया यही तो बात आपको कह रहे हैं सर यही तो बात कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी लेने को कोई तैयार ही नहीं है। अगर रिप्रेजेंटेटिव वहां पर खड़े भी होते हैं, हम तो अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करने का तरीका मैं आपको दे रहा हूँ, हाउ टू एस्टेब्लिश द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दीज ऑफिशियल्स। काकड़िया जी एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अतुल जी का, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सर ऑडियो म्यूट है, ऑडियो म्यूट है। बड़ा सिंपल सिस्टम है। एक आपकी जैसे सरकारी महकमों में एक फाइल जहाँ पे मूव करती है, वो आपको 10 साल पहले बता देंगे ये वाली फाइल किसके टेबल पे कहाँ पड़ी हुई थी, कितने बजे तक। आपको ये रोस्टर मेंटेन है, पूरे प्रोसेसेस हैं, उसको मेंटेन नहीं कर रहा है कि वो छोटे लेवल पे ये कमिश्नर डीसी उधर लेवल पे तो हो गया, बट जेई क्या कुछ फॉलो कर रहा है, वो अपने एई को इन्फॉर्म कर रहा है, उसके चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है, इसीलिए अतुल जी जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप रेजिडेंट आरडब्ल्यू से एक ये ले लो कि हाँ जी जो ऑडिट हुआ था वो हुआ था कि नहीं हुआ था, नाली साफ हुई थी कि नहीं हुई थी, चेक्स एंड बैलेंसेस हुए थे कि नहीं होते, आप हमारे से एक सिग्नेचर ले लो, अपने आप पता लग जाएगा कि आप लोगों ने काम किया था कि नहीं। कोई बंदा आया था कि ये कागजी काम हुआ था या असल में काम हुआ था, वो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपने अपने चेक्स एंड बैलेंसेस खत्म कर दिए। रोस्टर मेंटेन होने चाहिए, लास्ट कौन उस खंबे के ऊपर आके काम करके गया था वो तक आपके पास डिटेल होनी चाहिए। एक यानी पूरी तरह से काकड़िया जी खाना पूर्ति हर डिपार्टमेंट कर रहा है। एक बार डॉक्टर हरीश त्रिपाठी को इंक्लूड कर लेते हैं। सर हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, कल ही बजट में वित्त मंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया है कि शहरों के नवीनीकरण या फिर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए भी एक अलग से बजट दिया गया है। अर्बन डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा बात होती है, लेकिन दिल्ली जैसे इलाके में क्या बड़ी वजह आप देखते हैं कि तारों के जाल से ही हम अभी तक छुटकारा नहीं पा पाए हैं? चांदनी चौक में बहुत अच्छे तरीके से रेनोवेशन हो गया, अच्छी सड़कें बन गई हैं, लेकिन तारें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। देखिए इस तरह से जिस तरीके से अपने यहाँ चांदनी चौक या जितने भी इस तरह से पुराने इलाके हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी जाइए आपको सब जगह आपको दिखेंगे इस तरह के इलाके। लेकिन सर काशी एक एग्जाम्पल है, काशी एक एग्जाम्पल है जहाँ काम हुआ और वहां तस्वीर भी नजर आई। नहीं, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने क्या किया है कि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली जितनी ये सर्विसेज हैं, इलेक्ट्रिकल हो गया और सीवरेज हो गया, ड्रेनेज हो गया या और टेलीफोन हो गया, ये सारी सर्विसेज को उन्होंने व्यवस्थित तरीके से सब कुछ कर लिया है। अब हो क्या रहा है, हम खंभे की इसकी उसकी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि ये स्थिति है ही क्यों, आपके इतने वायर ऊपर से क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं ये व्यवस्थित तरीके से अंडरग्राउंड तरीके से जा सकते हैं, आपके शहर भी ड्रेनेज के मामले में सही से क्यों नहीं हो सकते हैं, और वो भी इतना पैसा खर्च करने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसको अपनी नियति मान लिया है। एक मुझे स्टोरी याद आती है ना कि कोई किसी राजा के यहाँ क्या हो रहा था कि सबको एक जूते मारे जाते थे, तो जनता कहना शुरू की कि साहब जब आप जूते मारते हैं तो उसमें हमें एक कोई गद्दी लगा के मारा करिए। तो ये वही हो गया है, हम लोग जो इस सबको हम लोगों ने अपनी नियति मान लिया है। आइडियल क्या हो सकता है और अच्छा क्या हो सकता है उसके बारे में हमारा कोई ध्यान ही नहीं है, और इतना अर्बन डेवलपमेंट के नाम पे और सारे उसके नाम पे इतना पैसा आता है, खर्च भी होता है, लेकिन एक्चुअल लेवल पे आप देखें किसी भी जगह पे आपको कोई इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा। एक बार हर तरफ यही स्थिति बनी हुई है। नवीन जी इंक्लूड करना चाहूंगी आपको। देखिए एक आंकड़ा मैं बताती हूँ यहाँ पर आप सभी के लिए। एक दशक में बिजली झटके से जो मौतें हुई हैं वो 1 लाख, पिछले 10 सालों में 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है
इस तरह की सिचुएशन में, बिजली के झटके में। औसतन अगर प्रतिदिन की बात करें तो 34 लोग अपनी जान गंवाते हैं। 2021 से आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात देखिए, सुधरने की बजाय बिगड़ रहे हैं। अब कानून क्या कहता है इसको लेकर एक बार वो भी बता देती हूं। आईपीसी की धारा 304A के तहत लापरवाही से मौत का कारण बनना, लेकिन और इसी के साथ साथ 336 जो दूसरों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, और 287 मशीनरी से संबंधित लापरवाही। लेकिन जिम्मेदारी कौन तय करेगा, किसकी बनती है? क्योंकि अगर आप इस तरह के मामलों को लेकर कोर्ट भी जाएंगे तो सब डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर टोपी ट्रांसफर ही करेंगे। बिल्कुल, इसमें जिम्मेदारी जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो जियो हो, जो भी हो, जब तक उसको आप खिंचाई नहीं करेंगे, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, उनके 2-4 अफसरों को अरेस्ट नहीं करेंगे, जब तक इनका जो है पेनल्टी नहीं डालेंगे, ये चीज सुधरने वाली नहीं है। एजेंसी बिल्कुल, मैंने देखा, रिलेक्टेंट है, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता कि वो कहां से उनको संरक्षण प्राप्त है। जबकि दिल्ली में 2 एजेंसी है, आपका एलजी है, चीफ मिनिस्टर है, इन सबके होते हुए, जिनके पास वास्ट पावर है, इनके होते हुए ये काम हो रहा है। मुझे तो इस बात को आश्चर्य होता है। हमें तो डर लगता है जब हम कभी बाढ़ में रेस्क्यू करने जाते हैं तो पहले हम उस एरिया की जो लाइट है उसको ऑफ कराते हैं हम लोग कि भाई इसको पहले आप बंद करिए, क्योंकि हमें पता है कि हम चपेट में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि ये सारी चीजों के ऊपर क्यों नहीं आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इतने महीने निकाल दिए? क्यों नहीं आपने ये वायर? कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैंने देखा है पर्सनली कि जब गवर्नमेंट अपना काम करने पे आती है तो वो कर जाती है और सही चीज हो जाती है। जैसे अभी एक पूर्व प्रवक्ता बता रहे थे कि दिल्ली में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम है और 2004 से तो ऑर्डर है इसके ऊपर और काम भी हुआ है, लेकिन लोग सो गए। उसके बाद किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी ने फॉलो अप नहीं किया। देखिए, अगर यही आप कार्रवाई करते रहेंगे तो मुझे डर है कि आपका रेस्क्यू के लिए भी एसडीआरएफ, पुलिस, एनडीआरएफ कोई नहीं आएगा तो वो पहले अपनी जान बचाएगा, क्योंकि ये खतरा आप अपने लिए नहीं सबके लिए बना रहे हैं। क्यों नहीं इस पे आज ही, बल्कि अभी से ही, चाहे एलजी साहब सुन रहे हो या चीफ मिनिस्टर सुन रहे हो या चीफ सेक्रेटरी सुन रहे हो, आज ही इसके ऊपर एक्शन प्लान शुरू हो जाना चाहिए। ये मैं जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। बिल्कुल। अतुल जी, क्या मंशा रहती है डिपार्टमेंट्स की? क्योंकि ठीक है, हमारी तो नौकरी लगी हुई है, हमने कागजों पे सारी चीजें कर दी, वो इनफ। ये लापरवाही डिपार्टमेंट की नहीं तो और किसकी है? और एक लाइन और ऐड कर दूं, जो अभी नवीन जी ने कहा कि पता नहीं उनको किसका संरक्षण हासिल है। देखिए सर, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आपके पीछे किसी का हाथ है, इसीलिए तो आप अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे ना। जी बिल्कुल ठीक बात है आपकी। यहाँ पे देखिए, फिर वो मुद्दा जो है, ये सब्जेक्ट हम थोड़ा सा हट के हमें बात करनी पड़ती है, बिकॉज जिसको हम नाम देते हैं कि वो माफिया है, जिसके अंदर पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, ब्यूरो आपका एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है और एजेंसीज इन्वॉल्व है। और ये सब नेक्सस जो बना हुआ है दिल्ली के अंदर, लाल फीताशाही के अंदर, और जिसको हम एग्जीक्यूट करते रहते हैं, और पब्लिक के पास इतना समय नहीं है कि वो एक एक मुद्दे को लेके हाईलाइट करेगा। ये कोई निर्भया कांड नहीं है कि आप कैंडल लाइट लेके हम पब्लिक उतर जाए। मतलब इस तरह से अगर चाहते हैं कि पॉलिटिशियंस या प्रेशर हम सरकार पे बनाए, तो मुझे लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं है जब पब्लिक ये सब काम भी करने लगेगी। बिकॉज अभी जरूरत क्या है कि हमें लोकल सेल्फ गवर्नेंस, उसकी सख्त जरूरत है, जो मिसिंग है दिल्ली में, कहीं भी विजिबल नहीं है, किसी भी मेट्रो सिटी के अंदर विजिबल नहीं है। दिल्ली को तो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप बॉम्बे, चेन्नई, कलकत्ता करें, वहां भी सेम कंडीशन होंगी। और हमें कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर इत्तेफाक रखना पड़ेगा। स्मार्ट सिटीज की बात हम करते रहे हैं सर, अभी तो हम मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं। आप सोचिए कि छोटे शहरों का हाल क्या होगा। ये तो हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं और आपने तीनों शहर जो गिनवाए वो मेट्रो सिटीज में आए थे। ओपन डक्ट पॉलिसी लेकर आए थे, जिसके अंदर कनॉट प्लेस का कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे सब वायर्स अंडरग्राउंड हो गई थी। चांदनी चौक के अंदर ओपन डक्ट पॉलिसी के लेवल पे आपने एक अभियान शुरू किया, बट फिर वो बीच में रुक गया। जब आप एक 5 साल की पंचवर्षीय योजना लेकर आते हैं, जिसके शहर के अंदर आप बजट एलोकेट करते हैं, तो 1 साल के बजट के बाद दूसरे साल का बजट भी तो आना चाहिए, और वो काम आगे भी तो बढ़ना चाहिए दूसरे इलाकों में। वो बंद हो जाता है, दूसरा बजट आता है, उसके पैसे बंद हो जाते हैं। तो ये जो हमारी अपीजमेंट की जो पॉलिसीज है बजट के अंदर, सरकार जो हमारी करती है,
हमें उनको कहीं ना कहीं प्रेशर हमें पब्लिक की तरफ से वो मेंटेन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उनको राइट डायरेक्शंस के अंदर अपनी जो उन्होंने मैनिफेस्टोस के अंदर जो कमिटमेंट्स दिए उसको फुलफिल करने के लिए उनको कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करना पड़ेगा सिस्टम के अंदर। बिल्कुल। एक काकड़िया जी आपसे इसी पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, हम लोगों की प्रॉब्लम एक और है, पब्लिकली भी एक ही प्रॉब्लम है कि हम आपदा से आपदा, आपदा से आपदा। अभी गर्मियों में आगे लग रही थी, बरसातें आई तो ये सब कुछ होना शुरू हो गया, सर्दियां आती हैं तो और का किस्म की प्रॉब्लम आती है। हम दिल्ली में तो स्मॉग, सर्दियों के लिए स्मॉग, पिछली प्रॉब्लम भूल जाते हैं, पिछली प्रॉब्लम भूल जाते हैं। किस चीज को कब कंसर्टेड तरीके से हमारे को सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जब हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जब दूसरा चीज आती है, पिछली वाली हम भूल जाते हैं, तो उसके ऊपर काम होना शुरू बंद हो जाता है। जिसके ऊपर जहां पे जिस वक्त शोर मचा होता है उसी के ऊपर काम हो रहा होता है, शोर गया, काम होना बंद हो गया। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद आवर सिस्टम। तो यही हम लोग कहते हैं कि जिस वक्त भी हमने करना है, हमारे को एक चीज की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं, हम लोग फंस जाते हैं। और इसमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल। वो भी हमारे पब्लिक मेमोरी शॉर्ट है। पब्लिक को वैसे ही इतनी मुश्किल से उन्होंने अपनी चीजों में इतने व्यस्त हैं कि वो ये उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट ही क्यों किए हैं? उन्होंने RWA इलेक्ट किए, तो वो लोग अपना कह रहे हैं भाई वो तो मस्त हो गए, बट आगे RWA की भी तो सुनवाई को होनी चाहिए। बिल्कुल। सुनवाई नहीं है। इसीलिए हमने कहा म्यूनिसिपल लायबिलिटी लॉ आए, ताकि आपको बता दें, अंग्रेजों के जमाने में म्युनिसिपल लायबिलिटी लॉ था कि अगर सड़क के ऊपर बजरी पड़ी हुई है, कोई फिसल के गिर गया था, एक केस आपको मैं दिखा सकता हूँ, उसमें उसको टांग टूटने पे उसको मुआवजा मिला था। आज आपको कोई मैनहोल पे गिर जाए, कोई सड़क के ऊपर गिर जाए, यहाँ करंट लग के है, ये एक आधा केस जो पब्लिक में आ गया, उसमें तो शायद मुआवजा मिल जाए। अदरवाइज लोगों की आए दिन चोटें लगती रहती है, सब कुछ होता रहता है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसमें क्या कोई मुआवजे हैं? ठीक है, नहीं सर, लेकिन एक बड़ी बात है, इस मामले में भी सरकार ने मुआवजे की बात की, लेकिन सर सवाल यहाँ पर सिर्फ मुआवजे का नहीं, मुआवजा दे देने से काम नहीं चलेगा। सवाल यह है कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, और क्या वो डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी समझता है? अगर वो डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएगा तो शायद इस तरह के इंसिडेंट्स ही बंद हो जाएंगे, उन मुआवजों की जरूरत ही नहीं होगी। मुआवजे से ज्यादा पैसा अगर आप इन सब चीजों को ठीक करने में लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा आज हम कर रहे थे बिजली के खुले तार और किस तरीके से ये मौत को दावत दे रहे हैं, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है।